अयोध्या रेडियो 90.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शक्ति। और जैसा कि आप जानते हैं कि शक्ति प्रोग्राम में हम महिलाओं की शक्ति को लेकर आते हैं, जिसमें आप सभी ने सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिसमें उनकी अलग अलग कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। कितना स्ट्रगल किया अपने सपने को पूरा करने के लिए, कितनी ज़िद की, कितना संघर्ष किया, उसके बाद एक मकाम हासिल किया जिससे कि आज समाज में उनका नाम है। ऐसी ही कहानी लेकर एक नई कहानी में हाजिर हो चुकी हूँ। शक्ति प्रोग्राम में हमारे साथ हैं उस कहानी की किरदार जो आपके साथ वो कहानी बयां करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। मेरा नाम डॉक्टर गीतिका है और मैं अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हूँ। बाकी अन्य महिलाओं की तरह भी मेरी जर्नी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स और बहुत सारे स्ट्रगल से भरी हुई थी। एक महिला होने के नाते मैंने बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए समाज में, लेकिन मैं ब्लेस्ड थी कि मेरे पास मदर और फादर एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से थे, तो मेरे घर के अंदर जो चार दीवारी थी उसमें मुझे कभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं हुआ। चाहे वो पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो, चाहे वो अपने अधिकारों को लेकर के हो, चाहे बाहर जाके शिक्षा को लेकर के हो, मेरा घर हमेशा ही मेरे प्रति बहुत ही सपोर्टिव रहा। हाँ, लेकिन जैसे जैसे बाहर निकली, बड़ी हुई, वैसे मुझे समझ में आई समाज की बहुत सारी बातें। मैंने गणित लिया था दर्जा 12 में और मुझे पता चला कि ट्यूशन पढ़ने के लिए मुझे जाना पड़ेगा और ट्यूशन में सारे लड़के होंगे और मैं अकेली लड़की थी। उसके बाद हमने बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी में सिर्फ हम 2 लड़कियां थे और बाकी पूरा जो सारे सेक्शंस थे वो बॉयज़ से भरे हुए थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जब आपको क्लासेस के बारे में पता करना हो या आपको सिलेबस के बारे में जानना हो या कोई और जानकारी। आप बहुत ही, और हम एक ऐसे समाज से थे, गोरखपुर क्षेत्र में पड़ी हुई थी, जहाँ लड़कियाँ बहुत ही कन्फाइंड रहती हैं। लड़कों से बहुत ज़्यादा मिक्सअप होना या बातचीत करना उस समय उतना कॉमन नहीं था। तो अगर एक लड़की किसी लड़के के साथ भी देखी जाती थी तो ये कहता था कि अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, इस तरह से समाज देख रहा था। तो हम लोग अपने आप को बहुत किनारे होके चलते थे। एमएससी में एक दायरे के तहत चलते थे और एमएससी में भी मैं जब पहुंची तो मैं अपने पूरे एमएससी के बैच में अकेली लड़की थी। बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस एक लड़की की तरह से फेस करने पड़ते हैं। फ़िज़िकल चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। हम बहुत सारे दिन अनवेल होते हैं क्लास अटेंड करने के लिए, लेकिन हमारा कोई सपोर्ट स्टाफ नहीं होता है। और अब तो हम फिर भी बहुत सारी जेंडर इक्वालिटी की बात सुनते हैं। उस वक्त ऐसा सोचना भी बेमानी था कि कोई जेंडर इक्वालिटी जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो वी वर एक्सपेक्टेड टू डू वॉट एवर बॉयज़ आर डूइंग, लेकिन हमारा जो एफ़र्ट होता था वो बॉयज़ से 10 गुना ज़्यादा होता था। आज हमारे समकक्ष अगर कोई पुरुष बैठा है तो आप ये जानिए कि अगर एक महिला उसी पद पे बैठी है तो उसने उस पुरुष से कम 10 गुना ज़्यादा मेहनत की होगी, तभी वो वहाँ बैठी है। ये चैलेंजेस समाज की तरफ से भी होते हैं। ये चैलेंजेस उसकी अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, मतलब सभी चीज़ें मिलकर के उसमें होती हैं। आप अकेले लड़की हैं तो आप ट्यूशन पढ़ने कहाँ जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो परिवार थोड़ा सा वरीड होता है, क्योंकि परिवार के घर के अंदर तो आप उसको सुरक्षा दे सकते हैं कि घर के बाहर आप कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा प्रेशर के अंदर होती हैं कि वो बिंदास होके अपनी विचारों को नहीं रख सकती, अपनी बातों को नहीं कह सकती। और ये चैलेंजेस आज तक और अभी तक कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देते हैं। जैसे आपने बोला कि चैलेंजेस हैं अभी भी, उस वक्त में कुछ ज़्यादा थे। आज के वक्त में लड़कियां बाहर निकल भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं, लेकिन चैलेंजेस उतने ही हैं। जैसे आपने बोला कि एक पुरुष समकक्ष बैठा हो एक स्त्री के, तो समझ लीजिए कि वहाँ तक पहुँचने में स्त्री ने 10 गुना मेहनत किया होगा। आज भी वही बात है, क्योंकि अगर घर में मान लीजिए कि 2 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ हैं, तो मैंने ख़ास तौर पर बहुत सारी महिलाओं से बात की तो उसे पता चला कि पढ़ाई के लिए बाहर अगर भेजना हो किसी अदर सिटी में या फिर अदर कंट्री में, तो माँ बाप ज़मीन बेचकर बेटों को भेज देंगे। लेकिन अगर अदर कंट्री में बेटियों को भेजना हो तो वो ज़मीन बेचकर उनकी विवाह के लिए वो जुटा लेंगे, लेकिन उन्हें पढ़ाई के लिए दूसरे कंट्री में नहीं भेजेंगे। ऐसी स्थिति मुझे कई बार बातों में आई है, सुनने को मिली है। इस पर आप क्या कहेंगी? क्या उस वक्त में जो चैलेंजेस थे, क्या आज के वक्त में वो कम हुए हैं, कि आज भी कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं लड़कियों को? चैलेंजेस उस वक्त भी बहुत थे। मुझे याद है एमएससी में जब मैं पढ़ती थी तो डिसर्टेशन वर्क के लिए हमें आउट ऑफ स्टेट जाना था और इंडिया की एक बहुत ही प्रीमियर लेबोरेटरी थी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की, सीरी पिलानी। वहाँ पे मेरे को पेड इंटर्नशिप मिली थी एंड आई वाज ओनली इन द क्लास जिसको वो इंटर्नशिप मिली थी।
लेकिन फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट था, मेरे पिताजी का बहुत बड़ा सपोर्ट था कि उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। और हॉस्टल में जाने के बाद और वो उस इन्वायरमेंट में जो कि उस छोटी जगह से काफ़ी अलग था, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा मेरी लाइफ के ऊपर। फिर पढ़ाई लिखाई ख़त्म हुई, चूँकि पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ था, तो वो एकेडमिक्स में हमेशा से ही अच्छी रही, गोल्ड मेडल वगैरह मैंने पाया और नेट क्वालिफाई किया। फिर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए लग गई। लेकिन हर लड़की की तरह मेरा भी था कि मैं अपना करियर बहुत अच्छा बनाऊंगी, लेकिन जो समाज है वो ये कहता है कि अच्छा आपकी बेटी पढ़ ली, पीजी कर ली, अब उसकी शादी करिए। वो इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि अल्टीमेटली मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कह दिया कि हम आपकी शादी करेंगे, और मुझे ये था कि मैं अपनी पीएचडी कम से कम कंप्लीट करने के बाद शादी करूँगी। और इसी वजह से ये बात है सन 2003 की। और पीएचडी में बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन होने के बाद मैंने वो ड्रॉप आउट लिया वहाँ से, क्योंकि मेरे घर वालों को मेरी शादी करनी थी। अल्टीमेटली मेरी शादी हुई, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड, आई एम लकी एनफ दैट आई गॉट मैरिड टू अ पर्सन हु ऑलवेज सपोर्टेड मी इन वट एवर डिसीजन आई टुक। तो लड़की अगर आगे बढ़ी है, कहीं पहुँची, तो ये जानो कि उसका परिवार का सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। लड़कियों को भी मेरे को लगना चाहिए कि मेरा ये मानना है कि केवल ये भरोसा कर लेना कि सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होगा हम तभी आगे बढ़ेंगे, ये संभव नहीं है। लड़कियों को भी अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम अपने चारों ओर बनाना पड़ेगा ताकि वो दूसरों को इतना करें कि उनके लिए परिवार और उनका सब कुछ सपोर्ट करने को रेडी हो। और शादी के बाद ही मैंने फिर शादी के बाद जब शादी हुई तो आपने अपने हस्बैंड से कहा होगा कि मैं पीएचडी अधूरा छोड़ के आई हूँ, उसे कंप्लीट करना चाहती हूँ। घर में आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी होंगे और भी फैमिली होगी, उनका क्या रिएक्शन था, क्या रिएक्ट किया उन लोगों ने? नई नई बहू है और उसने ऐसी बात कही है। हस्बैंड चूँकि बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यह जर्नी बहुत आसान थी, मुश्किलों भरी थी। ठीक है, आपको पीएचडी करना आप कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर आपको ना जाना पड़े, आप ऐसे करिए कि आप घर से रह के पीएचडी कर पाएँ। और ज़्यादा कम से कम समय आपको देना पड़ा, क्योंकि अब आपकी शादी हो गई है, अब इट इज़ एक्सपेक्टेड कि फैमिली में बच्चे चाहिए, और आप जानती हैं महिलाओं पे कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो बहुत मुश्किलों से बैलेंस करते करते आगे बढ़ते, और नौकरी भी मैंने की उसके बाद। और कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद मैं नौकरी पे जा रही हूँ तो बच्चे पीछे छूट रहे हैं, तो एक गिल्ट फीलिंग होती है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, अपने बच्चों को परवरिश में कुछ कम तो नहीं दे रही हूँ। बट आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है जितनी वर्किंग लेडीज़ हैं, प्रॉब्ली दे आर डूइंग मोर फॉर देयर किड्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जब तक वो बाहर थी उन्होंने कुछ बच्चों से दूर किया, कुछ अलग किया, तो वो जो टाइम स्पेंड करती हैं बच्चों के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने से उन्हें किसी का मुँह नहीं देखना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वर्किंग लेडी अगर कोई है तो वो प्रॉब्ली एक अच्छी माँ, एक ज़्यादा बेहतर पत्नी और एक ज़्यादा बेहतर बहू के रूप में अपना रोल प्ले कर सकती है देन हाउसवाइफ। क्योंकि अगर आप पूरे टाइम घर पे रहते हैं उन्हीं चार दीवारी के बीच में, तो आप बहुत अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं और आपको लगता है कि कहीं आप कुछ कम कर रहे हैं, जिससे आपकी फ्रस्ट्रेशन सब तरफ निकलती है। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं, आप बाहर निकलते हैं, दुनिया देखते हैं, तो वापस आने के बाद आप अपने बच्चों के लिए और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपने दुनिया देखी है। आप अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि यू वेर ऑलरेडी बीन वेरी बिजी विथ योर वर्क प्लेस, सो यू वांट सम पीस। और आप अपने इन लॉज से भी आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छे से रिलेशनशिप के साथ आपके बच्चों को एक ग्रैंड पेरेंट्स का जो साथ मिलेगा वो शायद न्यूक्लियर फैमिली में नहीं मिल सकता। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि वर्किंग लेडी इज़ अ बेटर हाउस लेडी देन अदर्स। मैम, जैसे आपने बोला कि अच्छा बोला आपने कि एक वर्किंग लेडी जो होती है वो हर चीज़ को मैनेज कर लेती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए एक पर्पस, अगर एक नज़रिया बदला जाए, तो सिर्फ फाइनेंशियली डिपेंड होने के लिए बच्चों को पढ़ाना, उन्हें हाई एजुकेशन देना, क्या ये सही है? या फिर उन्हें शारीरिक रूप से या मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग बनाना शिक्षा देने का एक बहुत बड़ा एक तरीका है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को संभाल सकें? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसे ये शिक्षा देना कि वो कैसे अपने आसपास के ऑड एनवायरनमेंट को इवन में कन्वर्ट कर सके और उसकी एनर्जी ड्रेन ना हो निगेटिविटी में, ताकि वो अपना दिमाग क्रिएटिविटी में लगा सके और आगे बढ़ सके। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वन थिंग। मैंने देखा बहुत सारी लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स भी फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट है, पैसा बहुत आ रहा है और एरोगेंस भी है।
तो हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, और ना हमें अगली जनरेशन को ये मैसेज देना है। हमें अगली जनरेशन को मैसेज देना है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के साथ साथ अपने आसपास के प्रति माइंडफुलनेस, जिसको कहते हैं कि आसपास के लोगों का ख्याल रखना, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखना, अपने समाज का ख्याल रखना। और अगर कभी भी आपको एक मौका मिले जिससे कि आप अपने जैसे या अपने से कम लोगों की कहीं कोई भी मदद कर सकें, तो उसके लिए आपको आगे आना चाहिए। ये शिक्षा केवल लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी देनी चाहिए, और ये मैं बहुत स्ट्रांगली फॉलो करती हूँ अपने घर में भी। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी शिक्षा आने वाली जनरेशन को दी जाए तो शायद वो जो जेंडर इम्बैलेंस और जेंडर पैरिटी की हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होगी। काफ़ी कम हुई है, मैं काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग समाज का वो सेक्शन देते हैं, क्योंकि हम लोग हायर एजुकेशन में सिर्फ हम पढ़े लिखे वर्ग से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप गांव की तरफ बढ़ेंगे तो आपको असली भारत की तस्वीर सामने आएगी, और फिर आपको पता चलेगा महिलाएं अभी बहुत पीछे हैं। आवश्यकता है उनको जागरूक करने की, जागरूकता आएगी उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करने की, उनको सोशल सिक्योरिटी देने की। काम तो सारा वही करती हैं, चाहे वो खेती बाड़ी का काम हो, चाहे गाय गोरू देखना हो, चाहे घर में खाना बनाना हो। काम का शेयर जेंट्स की तुलना में गांव की महिलाओं के ऊपर ज़्यादा है। मैम, गाँव के में नहीं, शहरों में भी बहुत देखा गया है कि वर्किंग वुमेन होती है, घर में काम, ऑफिस में काम करके घर पर भी जाके उसको काम करना होता है। बच्चे संभालने की जिम्मेदारी उसकी, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, जिम्मेदारी उसकी, होमवर्क है, जिम्मेदारी उसकी, सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नाश्ता बनाकर हस्बैंड को पैक करना, उसके जो भी सास ससुर हैं उनको देखना। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि पुरुषों से ज़्यादा जिम्मेदारी महिलाओं को आज भी बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा शिक्षित करने की आवश्यकता है पुरुषों को, कि वो हैंडल कर सकें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एम्बिशियस वुमेन को अपनी लाइफ में। और इसके लिए आवश्यकता होगी कि वो उस महिला को समझें, उसकी आवश्यकताओं को समझें, और ये मान के चलें कि घर का जितना भी काम है वो दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे वो हाउस होल्ड काम हो, चाहे वो बच्चों की परवरिश हो, चाहे वो बाहर का काम हो। अगर महिला फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दे रही है हाउस में, तो जेंट्स को भी हाउस में इक्वली डोमेस्टिक हेल्प में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल महिलाओं की बात हम तो अभी फोकस कर रहे हैं मैरिड वुमेन की लाइफ कैसी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करिए तो वुमेन एम्पावरमेंट हमारी सोसाइटी में शुरू होना चाहिए छोटे कक्षाओं से, जहां पुरुषों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि महिलाएं उनके बराबर की हैं और उन्हें रिस्पेक्ट का भाव रखना चाहिए। अच्छा, महिला है इसलिए गाड़ी ख़राब चला रही है, ये सोच जो है वो बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं इस पर डिसएग्री नहीं करती। ह्यूमन की जो बॉडी है वो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। चूँकि मैं ब्रेन पे रिसर्च कर रही हूँ इसलिए मैं जानती हूँ कि मोटर जो गाड़ी चलाना होता है वो आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है। तो ब्रेन का वो पार्ट जो इसको डील करता है महिलाओं में थोड़ा छोटा होता है, पुरुषों में थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए पुरुष एक अच्छे ड्राइवर होते हैं, महिलाएं अपेक्षाकृत कम अच्छी ड्राइवर होती हैं। लेकिन मैनेजमेंट अच्छा women are very good at multitasking, women are very good at emotional, they can handle very many things at the same time। उन्हें अपने घर के बारे में भी सोच रहा होगा, ट्यूशन टीचर के बारे में भी, बाई को भी हैंडल करने का सोच रहा होगा कि क्या कर रही होगी वो, कैसे उसको डील करना, आज वो नहीं आई, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई कैसी चल रही है, बच्चों के फ्रेंड सर्कल कैसी है, पड़ोसन कैसी है, ऑफिस स्टाफ कैसा है, मेरे ऑफिस में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, हमारे बॉसेस से हमारा रिलेशनशिप कैसा है। अ लॉट ऑफ थिंग्स पैरेलली गोइंग ऑन, और प्रॉब्ली women are more capable of handling such situation than men। और आज जो बात होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना होगा, आपको सोचना होगा कि किस चीज़ पे आपको मेंटली अटैच होना है, किससे आपको मेंटली डिटैच होना है, ताकि आप किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान ना हो, या जो चीज़ आपका टेंशन मानती है उसे आप इग्नोर ना करें। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस वुमेन की बाकियों से काफ़ी अच्छी होती है। तो मुझे लगता है महिलाओं को बहुत सारा क्रेडिट देने की ज़रूरत है, बहुत सारा सपोर्ट देने की ज़रूरत है। समाज को, परिवार को, बच्चों को, सबको महिलाओं को एक्सेप्ट करना होगा। ये एक्सेप्ट करना होगा कि महिलाएं बेहतर कर सकती हैं और बेहतर कर रही हैं। एक बस मौके की आशा होती है।
उन्हें मौके की तलाश होती है और मौके क्रिएट करने चाहिए। 100 मौक़ों में से 99 मौके महिलाओं के लिए ख़त्म कर दिए जाते हैं। ये एक मुश्किल की बात है। आज भी हम बहुत बड़ी बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उच्च शिक्षा ही नहीं, रिसर्च के क्षेत्र में भी शायद 10 में 1 महिला पाना भी बहुत मुश्किल होता है। हाई लेवल पैनल डिस्कशन में जहाँ आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हो, 10 में 10 के 10 पुरुष हैं और आप जो पॉलिसी बना रहे हो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो ऐसे पॉपुलेशन की जिसमें 5 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। तो कहीं ऊपर के लेवल पे जब तक फीमेल का रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ेगा तब तक हम फीमेल की इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते। लेकिन जिस तेज़ी से वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, महिलाएं आगे आ रही हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो राजनीति हो, आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव एंड होपफुल कि आने वाले फ्यूचर में शायद मेरी जैसी किसी लड़की को उतने स्ट्रगल नहीं झेलने पड़ेंगे जो हमने झेले थे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।